Assalamu alaikum dear learners, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी हम मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। मैटर में अब तीन चीजें आ जाती हैं, सॉलिड आ जाता है, लिक्विड एंड गैस। हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज को बारी बारी स्टडी करेंगे। फिर हम ये भी जानेंगे कि जब डिफरेंट एग्जाम पर डिफरेंट बॉडीज पर जब फोर्स डाला जाता है तो इनकी जो हरकत होती है, जो इनकी मूवमेंट है या जो इनकी शेप है किस तरह से चेंज होती है। हम ये भी पढ़ेंगे कि प्रेशर डालने से प्रेशर किस तरह से पैदा होता है और ये जो लिक्विड है और गैस है उनमें किस तरह से ये इफेक्ट करता है, उनको किस तरह से असरअंदाज करता है। इसके साथ साथ हम जो है डेंसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये हमारे जो रोजमर्रा के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे पानी में चीज़ों का तैरना या डूबना, किस तरह से समझने में हमें ये मदद देगी। और इस तरह ये हम सारे कॉन्सेप्ट जो है हम साइंस के असूलों के साथ जोड़ेंगे और आसानी से समझेंगे और देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में जो है इनके जो इस्तेमाल है उसको किस तरह से पहचाना जा सकता है, ये उसमें हमें हेल्प आउट करेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन आमीन आमीन। You have learnt in the lower classes that everything around us is made up of matter। कहता है कि आप छोटी क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारे अराउंड जो भी मादा होता है या जो भी चीज़ होती है वो मादे से बनी हुई होती है। अब जो मादा है उसकी तीन काइंड्स हो सकती हैं, या तो वो सॉलिड हो सकता है, यानी या तो कोई चीज़ सॉलिड हो सकती है, सख्त हो सकती है, या कोई चीज़ पानी की शेप में हो सकती है, लिक्विड की शेप में हो सकती है, या वो गैस हो सकती है। ये तीन जो है मैटर की तीन शेप्स हो सकती हैं। द मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। वही बात कि मैटर जो है तीन हालतों में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज स्टेट्स आर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, ये जो मैटर की तीन स्टेट्स हैं ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से डिफरेंट होती हैं। मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स हमेशा जो मूव करते रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक फोर्स होती है जो इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो सॉलिड होते हैं उनमें ये फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसलिए जो सॉलिड हमारे पास कोई भी चीज़ होती है वो सख्त होती है, हार्ड होती है। जैसे कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये देखिए मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला होता है बिल्कुल ना होने के बराबर है, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल सख्त होकर जुड़े होते हैं। और दूसरी तरफ जो लिक्विड होते हैं उसमें थोड़ी बहुत जगह होती है, उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो थोड़ी बहुत कमज़ोर होती हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है ऊपर। और इसी तरह जो गैस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बिल्कुल आज़ाद होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी जुड़े नहीं होते, उनके दरमियान जो स्पेसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी वजह से जो सॉलिड होते हैं वो सख्त होते हैं और लिक्विड जो होते हैं वो बहते हुए होते हैं, और जो गैस होती हैं वो हर तरफ फैल जाती हैं क्योंकि उनके दरमियान जो होती हैं बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कहता है कि हम पहले ही जो पिछले चैप्टर्स में या हम पिछली क्लासेस में हम मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी कर लिया है कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। जैसे कि आपको याद होगा हमने देखा था कि जो प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं मैटर की कौन कौन सी हो सकती हैं। मैटर जो होता है वॉल्यूम रखता है या उसका कुछ ना कुछ मास होता है, और हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। इनको बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही था पिछली क्लासेस में, तो वही यहाँ पे वो हमें रिमाइंड करवा रहा है। In this chapter we will discuss mechanical properties of matter that are of vital importance of the material। कहता है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मैटर की, कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की क्या क्या हो सकती हैं और किस तरह से वो अहमियत रखती हैं फॉर वेरियस यूजफुल पर्पसेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। किस तरह वो टेक्नोलॉजी में और इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। अब स्टूडेंट्स, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी चीज़ की, वो हमें ये बताती हैं कि किसी चीज़ पर जब प्रेशर डाला जाएगा तो वो कितना बर्दाश्त कर सकेगी, या वो खड़ी रहेगी अपनी जगह पर या टूट जाएगी। इसी तरह जब स्ट्रेस किसी चीज़ को किया जाएगा तो उससे क्या होगा, कोई चीज़ दबाव को बर्दाश्त कर सकेगी क्या या नहीं। अब स्टूडेंट्स, जो इंजीनियर्स होते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं वो मैटर्स की इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं अच्छे तरीके से, ताकि वो ये देख सकें कि ब्रिजेस बनाते हुए, मशीन्स बनाते हुए और बिल्डिंग्स बनाते हुए किस तरह से उनको डिज़ाइन किया जाए और किस तरह से उनको मजबूत किया जाए, ताकि अगर उन पर इतना प्रेशर पड़े या इतना उनको स्ट्रेच किया जाए तो वो क्या उनकी शेप चेंज हो सकती है या वो अपनी जगह पर खड़ी रह सकती हैं। सो ये जो है वो इम्पोर्टेंट होता है।
द मेन कंटेंट इंक्लूडिंग इन दिस चैप्टर आर, कहता है कि जो मेन हम जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बेसिकली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो कौन कौन से होंगे। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, यानी जो सॉलिड होता है किस तरह अपनी फॉर्म को चेंज करता है, फॉर्म से बनाता होता है शक्ल, और डी फॉर्म से बना शक्ल का चेंज हो जाना, शक्ल का मुड़ जाना। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड यानी सॉलिड जो है किस तरह उनकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजिंग्स आ सकते हैं। एंड ड्यू टू द सम अप्लाइड फोर्स लगाने की वजह से डेंसिटी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, एंड प्रेशर, और प्रेशर को हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना फर्स्ट वाला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स साइज और शेप। कहते हैं कि हमने जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया है कि जब किसी चीज़ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाइड होगी तो वो इसके साइज को और शेप को चेंज कर देगी। जैसे कि स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि फोम होता है, फोम को हम प्रेस करते हैं तो अपनी शेप को चेंज कर देता है, लेकिन जो ही फोर्स को ख़त्म किया जाता है तो वो अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। इसी तरह स्प्रिंग की एग्जांपल ले लें कि स्प्रिंग को जब स्ट्रेच किया जाता है, उसको जब कंप्रेस किया जाता है तो वो अपनी उसकी असल शेप जो है वो चेंज होती है, लेकिन जो ही फोर्स खत्म होती है वो अपनी पहली वाली पोजीशन में दोबारा वापस आ जाता है। सो इनकी जो शेप या उनका जो साइज होता है वो चेंज होता है फोर्स के लगने से। सच अ फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी भी मैटर की उसकी जो फॉर्म है उसको चेंज कर दे उसको क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल एन अप्रोप्रिएट फोर्स अप्लाइड टू अ स्प्रिंग कैन इंक्रीज इट्स लेंथ कॉल्ड द एक्सटेंशन और कॉज कंप्रेशन। यानी अगर हम फोर्स लगाएंगे एक स्प्रिंग के अंदर, एक स्प्रिंग पर, तो या तो वो लंबा होगा या वो सिकुड़ जाएगा। जब वो अपनी लेंथ में लंबा होगा तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या हुई है, एक्सटेंशन हुई है, और कॉज कंप्रेशन दस रिड्यूसिंग इट्स लेंथ, यानी कि अगर हम उसको थोड़ा खींचेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, इसलिए उसे कहेंगे एक एक्सटेंशन हुई है इसके अंदर। या अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी, इसलिए उसे कहेंगे ये क्या है, कंप्रेशन हुई है। यानी एक्सटेंशन और कंप्रेशन के दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स जो ये स्प्रिंग की जो एग्जांपल है ये बेस्ट एग्जांपल है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाती है तो किस तरह उसकी शेप और बॉडी शेप और साइज को चेंज कर सकती है। तो जब हम इसे खींचेंगे तो जो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो लंबी हो जाएगी, और जिस तरह जब हम इसे दबाएंगे तो इसकी जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। तो दिस शोज हाउ मटेरियल्स रिस्पॉन्ड टू फोर्स, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये दिखाता है कि किस तरह मटेरियल जो है रिस्पॉन्ड टू फोर्स करते हैं, किस तरह वो फोर्स के रद्द-ए-अमल पर वो अपना जो रद्द-ए-अमल जो है वो शो करते हैं। इन दिस फोर्स, इफ दिस फोर्स इज रिमूव्ड द स्प्रिंग विल रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। कहते हैं कि अगर हम फोर्स को हटा देंगे, यानी एक तो हमने स्प्रिंग को खींच के रखा था, अगर हम स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो अपनी पहली वाली हालत में वापस आ जाएगा। यानी एक थोड़ा सा टेम्परेरी चेंज आया था, थोड़े से वक्त के लिए, थोड़े से टाइम के लिए। जैसे ही हमने फोर्स को ख़त्म किया तो जो स्प्रिंग है वो अपनी पहली वाली नॉर्मल हालत में वापस आ गया। तो दिस इज इलास्टिसिटी इन एक्शन, की किस तरह हमारे एक्शन में इलास्टिसिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। Similarly, stretched rubber strip or band comes to its original shape and size on removing the applied force. इसी तरह यहाँ पे उसने दूसरी एग्जांपल दी है कि जैसे ऊपर हमने स्प्रिंग को कंप्रेस और एक्सटेंड किया था, और नीचे कहता है कि एक रबड़ है, इलास्टिक रबड़। इलास्टिक रबड़ जो वो रबड़ होता है जिसको हम खींचे तो वो लंबा हो जाता है, छोड़े तो वो भी छोटा हो जाता है। तो कहता है कि एक ऐसा रबड़, उसको हम खींचेंगे रबड़ स्ट्रिप को या बैंड को, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो लंबा हो जाएगा, और जब हम फोर्स को हटाएंगे तो वो पहले वाली अपनी रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स, जब हम रिमूव करेंगे फोर्स को तो अपनी पहली वाली हालत में ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने दो एग्जांपल्स के साथ हमें समझाने की कोशिश की। आगे फिर वो एग्जांपल को बयान करने जा रहा है कि व्हेन अ टेनिस बॉल इज हिट बाय अ रैकेट, कि जब एक टेनिस बॉल को रैकेट के जरिए मारा जाता है या उसको उसके साथ हिट किया जाता है, द शेप्स ऑफ टेनिस बॉल एंड आल्सो रैकेट स्ट्रिंग्स आर डिस्टॉर्टेड और डिफॉर्म। कहता है कि दोनों की थोड़ी बहुत जो शेप है वो चेंज हो जाती है, थोड़े से टाइम के लिए डिफॉर्म हो जाते हैं दोनों, रॉकेट भी और बॉल भी जो है दोनों की जो सरफेस है वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। आप देख सकते हैं कि जो एक फ्लैट जो बॉल है वो एक फ्लैट सी हो जाती है, और जो रैकेट है, रैकेट के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, यानी जो उसके अंदर ये रस्सियां होती हैं या जो ये ताने होते हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं या थोड़े बहुत दब जाते हैं। बट इट्स जस्ट फॉर अ मोमेंट, यानी ये एक थोड़े से लम्हे के लिए होता है कि दोनों के अंदर जो है डिफॉर्मेशन आ रही होती है, बॉल के अंदर भी और रैकेट के अंदर भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के अंदर, ये देखिए जब बॉल ने रैकेट के साथ हिट किया तो बॉल भी थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया और रैकेट
इलास्टिक भी थोड़े से लम्हे के लिए डिफॉर्म हो गया। सो दोनों के अंदर डिफॉर्मेशन आई है। तो यही हमारे टॉपिक का नाम है कि डिफॉर्मेशन किस तरह होती है सॉलिड्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स आगे देखिए, दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर बाउंसिंग ऑफ द बॉल बाय द रैकेट। अब बॉल जो है वो रैकेट के साथ टकराई है, दोनों के अंदर थोड़ी थोड़ी डिफॉर्मेशन आई है। अब रैकेट क्या करेगा, दोबारा से जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से ये दोबारा से बाउंस बैक हो जाएगी, दोबारा से जमीन की तरफ वापस आ जाएगी। जब ये उछल कर दोबारा आएगी तो दोनों अपनी अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएंगी। रैकेट भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और सख्त हो जाएगा, और बॉल भी जो है वो अपनी असल शेप में, फ्लैट नहीं बल्कि अपनी असल शेप में वापस आ जाएगा। यानी ये जो इलास्टिसिटी हमने ऊपर पढ़ी उसका जो क्लियर एग्जांपल हमें यहाँ पे भी इलास्टिसिटी की नज़र आ रही है कि जो बॉल है वो भी दोबारा से गोल हो जाती है, और जो रैकेट की जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं। सो यहाँ पर भी जो है इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। An object is said to be elastic if after removal the deforming force it restores to its original size and shape। कहता है कि इलास्टिसिटी हम उस वक्त कहेंगे जब फोर्स को हटाने से कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पहली वाली साइज में या शेप में दोबारा से रिस्टोर हो जाए, दोबारा से वो डिफॉर्मिंग फोर्स के खत्म होने के बाद अपनी असली शक्ल या साइज में वापस आ जाए, तो उसको हम कहेंगे ये किसी जिस्म जो क्या है ये इलास्टिक बॉडी है या इसके अंदर इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है। असल में इलास्टिसिटी लचक को कह रहे होते हैं कि जब कोई भी बॉडी अपनी असल वाली हालत में दोबारा आ जाए तो यानी उसके अंदर लचक मौजूद है, उसके अंदर इलास्टिसिटी जो है वो मौजूद है। इसमें हमने स्प्रिंग की एग्जांपल को देखा, हमने रबड़ की एग्जांपल को देखा, उसके बाद हमने यहाँ पे टेनिस बॉल की एग्जांपल को देखकर हमने इलास्टिक मटेरियल्स को समझने की कोशिश की जो अपनी दोबारा से साइज को, शेप को रीगेन कर लेते। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कहता है कि जो ये वाली प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज नोन एज इलास्टिसिटी। यानी ये जो मटेरियल की जो ये प्रॉपर्टी है दोबारा से अपनी असली शेप में वापस आ जाना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। यानी ये जो मटेरियल की इलास्टिसिटी कहलाती है। और ये जो इलास्टिसिटी है ये स्टूडेंट्स मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, और इससे हमें पता चलता है कि कोई मटेरियल जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, या कोई जो यानी उस पर फोर्स लगाने से वो कितनी देर अपनी जो शेप को चेंज करेगा और फिर दोबारा से किस तरह अपनी असली वाली शेप में वापस आ जाएगा। तो ये हमें बताता है कि कोई जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल, जो सॉलिड मटेरियल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कहता है इस खसूसियत की वजह से वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम किसी भी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितना जो है ताकतवर है या कितना वो वीक है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, और हम ये भी देख सकते हैं कि मटेरियल कितना ताकतवर है, और हम ये भी देख सकते हैं कि फोर्स के लगने से उस बॉडी के अंदर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर किस कदर जो है डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो सकती है। हम इस कॉन्सेप्ट की इलास्टिसिटी के जरिए वो भी देख सकते हैं। यानी जो बेसिकली जो इलास्टिसिटी है किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमें मटेरियल्स को टेस्ट करने में हेल्प आउट करती है कि हम मटेरियल्स को टेस्ट कर सकते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या उस बॉडी की जो डिफॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी देख सकते हैं कि यानी वो जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है वो किस कदर प्रेशर को या किस कदर फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है। जब इंजीनियर्स मशीन्स को डिज़ाइन करते हैं तो उस वक्त वो इलास्टिसिटी का खास ख्याल रखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के तहत कि वो किस कदर प्रेशर या फोर्स को जो बर्दाश्त कर सकते हैं और किस तरह उनके अंदर डिफॉर्मेशन आ सकती है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर इलास्टिक अप टू अ सर्टेन लिमिट नोन एज इलास्टिक लिमिट। कहता है कि जो ज़्यादातर मटेरियल्स होते हैं ना उनकी एक हद होती है, एक लिमिट होती है, उस हद तक वो इलास्टिक हो सकते हैं, और उस हद को क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। यानी कि हर मटेरियल की एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक जो है वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ सकता है। जैसे आप एक रबर बैंड को ही ले लें, आप उसको खींचेंगे, इस हद तक खींचेंगे कि वो दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी लिमिट को क्रॉस कर देंगे, यानी आप उसको बहुत ज़्यादा खींच लेंगे, तो वो क्या होगा कि रबर सेंटर में से टूट जाएगा, फिर वो दोबारा अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसकी जो इलास्टिक लिमिट है उसको क्रॉस कर दिया, जैसे ही उसकी लिमिट क्रॉस हुई तो वो रबर टूट गया, वो फिर अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसकी लिमिट ही इतनी थी। लिमिट को क्रॉस करने के बाद वो फिर से दोबारा बाउंस बैक नहीं होगा, क्योंकि आपने उस पर फोर्स इतनी लगा दी है कि उसकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है। फिर वो परमानेंटली जो है वो बदल लेगा, अपनी शेप को ही बदल लेगा, फिर वो दोबारा से जो है अपनी असली वाली कंडीशन में वापस नहीं आएगा। तो उसी को ही कहते हैं कि इलास्टिक लिमिट, यानी हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है जिस हद तक वो इलास्टिसिटी को शो कर सकती है। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो वो फिर कभी भी इलास्टिसिटी को शो नहीं कर सकती।
बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द चेंज बिकम्स परमानेंट। कहता है कि अगर उसकी लिमिट क्रॉस हो जाए तो जो उसके अंदर चेंज आता है वो परमानेंट चेंज आता है। जैसे हमने पढ़ा कि जो रबड़ टूट जाता है, अब टूटे हुए रबड़ को कोई भी जो है दोबारा से अपनी पहली वाली शेप में नहीं लेके आ सकता। सो जो वो टूट गया वो परमानेंट टूट गया, दोबारा से वो नहीं जुड़ सकता। सो इलास्टिसिटी जो है वो परमानेंट खत्म हो जाती है और मटेरियल जो है या तो वो टोटली तौर पर ब्रेक हो जाएगा या वो परमानेंट तौर पर अपने आप को डिफॉर्म कर लेगा, अपनी शक्ल को इस तरह से चेंज कर लेगा कि दोबारा से अपनी असली हालत में नहीं आएगा। तो इसी को ही कहते हैं कि ये इलास्टिक लिमिट को जब क्रॉस कर लेगा तो उसके अंदर परमानेंट चेंज आ जाएगा। The object or material does not regain its original shape or size even after the removal of the deforming force। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई भी मटेरियल जिसके अंदर परमानेंट चेंज आया है, अगर फिर आप उसके अंदर से फोर्स को रिमूव भी करेंगे फिर भी वो अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको गेन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी परमानेंट चेंज अब उसके अंदर आ चुका है। वो अब दोबारा से कभी भी पहली हालत में लौट कर नहीं आएगा, चाहे आप फोर्स को हटा लें या चाहे आप उसको जितनी मर्जी आसानी दें, वो फिर कभी भी लौट कर अपनी पहली वाली हालत में नहीं आएगा। यानी वो जो रबड़ था उसने टूटना था, वो टूट गया। अब आप चाहे फोर्स को ना लगाएं या चाहे जो मर्जी करें, और वो रबड़ टूट गया है या वो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ चुकी है परमानेंट, वो अब जो है इनएक्टिव हो गया, अब दोबारा से एक्टिव नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने थोड़ा सा इंट्रो देखा और ये देखा कि सॉलिड्स के अंदर किस तरह से डिफॉर्मेशन आ सकती है। हमने उसको 3-4 एग्जाम्पल के लिए, एक हमने एग्जाम्पल के साथ समझा कि किस तरह हम स्प्रिंग के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, या रबड़ के एग्जाम्पल के साथ हमने देखा और रैकेट के एग्जाम्पल के साथ देखा। फिर हमने इसकी जो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन को पढ़ा और हमने देखा कि जो इलास्टिक लिमिट होती है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और अगर वो इलास्टिक लिमिट की को क्रॉस कर जाए फिर क्या होता है, परमानेंट चेंज आ सकता है। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी हुक्स लॉ के ऊपर। तब तक के लिए जुड़िए रहिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।